गुड मॉर्निंग बेटा। हम आज अपना थर्ड चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का, द दिल्ली सुल्तान्स। क्या था पहले, अगर चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हमने साउदर्न पार्ट के बारे में पढ़ा कि जो भारत का जो दक्षिणी भाग था उसके बारे में, ठीक है। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हम इंडिया का जो भारत है उसके नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरी भारत के बारे में। तो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि भाई जो एक तरीके से हमने उसमें जाना जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हटा दिया था, मोहम्मद गोरी ने उसको मार डाला था। अब वहाँ पे किसका कब्जा होने वाला था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही कौन कौन से हमारे सुल्तान्स आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम चैप्टर 2 को देखें तो चैप्टर 2 में हमने वही सब पढ़ा था कि भाई कैसे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हटाया था। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अब क्या थी, 12वीं शताब्दी तक आते आते एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी। अब वो एक इंपॉर्टेंट सिटी कैसे बनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे पहले जो तोमर राजपूत थे, तोमर राजपूतों का शासन था। तोमर राजपूतों के बाद जो चौहान आए उनका शासन हो गया, ठीक। और अब वहाँ पे क्या हुआ, तो जो दिल्ली था वो एक कमर्शियल सेंटर बन गया था। कमर्शियल सेंटर का मतलब क्या है कि वहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से क्या होते थे, लोग बाग आते थे और व्यापार वगैरह करते थे। इसके अलावा वहाँ पे जैन मर्चेंट्स भी आते थे जो क्या करते थे, दिल्ली में रहते थे और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह भी बनवाए। और मंदिर वगैरह बनवा के इसके अलावा उन्होंने सिक्के वगैरह भी यहाँ पे बनवाए थे, जिन सिक्कों को दहलीवाल या दिल्लीवाल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इज कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एंड सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड द फाउंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। जब इसके बाद ये बताया गया दिल्ली जो एक क्या थी, कैपिटल थी, जो बहुत बड़ा एरिया था उस सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा एरिया था। वहाँ पे क्या हुए थे, काफ़ी बदलाव आने स्टार्ट हो गए थे। और जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है। अगर हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बात करें तो इनमें सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टीज़ थे, राजपूत डायनेस्टीज़ में आपके आ जाते हैं जैसे तोमर हो गए, चौहान हो गए, वो थे। अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी आती है। मेन आपकी 5 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, लेकिन मेन है ये आपकी राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी में आपके तोमर आए थे। तोमर में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस था, औरंगापाला। उसके बाद आपके चौहान्स आते हैं। चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान सबसे ज़्यादा फेमस था। पृथ्वीराज चौहान का मर्डर कर दिया था किसने, मोहम्मद गोरी ने उनको मार दिया था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। जो इसके बाद आते हैं अर्ली तुर्किश रूलर्स। तुर्किश रूलर्स को मामलुक के नाम से या फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनके सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद आते हैं हमारे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया था, को हरा दिया था। किसने हरा दिया था, जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने इनको हरा दिया था। फिर रजिया आई थी जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर आपके गयासुद्दीन बलबन थे। नेक्स्ट आता है आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का समय बता रखा है कि 1290 से लेके 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रही थी। उसमें जलालुद्दीन खिलजी रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी जो पद्मावत मूवी थी उसमें जो रणवीर सिंह के चाचा जी थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। खिलजी डायनेस्टी के बाद आपकी तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे आते हैं। फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और फिर लास्ट में आती है आपकी लोधी डायनेस्टी। तो ये आपकी अलग अलग डायनेस्टीज थी जिसके बारे में आपको पढ़ाना है। अब आगे भी उनके बारे में डिस्कशन आएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग यहीं से लगते हैं। सबसे पहले भारत में कौन थे, तोमर थे। तोमर के बाद चौहान्स आए थे। चौहान्स के बाद में क्या थी, ये जैसे अर्ली तुर्किश रूलर्स आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद और लोधी डायनेस्टी के लोग आए थे। अब आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के। जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनके बारे में पता कैसे चला। तो पहले समय में क्या था, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते थे, सिक्के भी होते थे, आर्किटेक्चर वर्क भी करवाते थे लोग, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा कीमती थे, किस लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके किसी भी चीज़ के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में अगर पता लगाना था तो क्या होता था, इन्हीं से पता लगाया जा सकता था। तो उस टाइम पे एक त्वारिख होता था। त्वारिख क्या होता था, इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। और इसमें क्या होता था, जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में लिखा होता था। अब त्वारिख क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट लगा लीजिए या फिर एक मैन्युस्क्रिप्ट लगा लीजिए जिसमें क्या होता था, जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में डिटेल में लिखा होता था।
त्वारिक को कैसे प्रिपेयर किया जाता था? सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता था पेपर के बाद उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था। लिखने के बाद उसके ऊपर जो गोल्ड है, ठीक है, सोने से उसके ऊपर जो मेन वर्ड्स थे या फिर मेन जो घटनाएं घटी थी उनको हाईलाइट किया जाता था और लास्ट में उसकी बाइंडिंग की जाती थी। जैसे यहाँ पे पहले पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर प्रिपेयर करने के बाद ये लिख रहे हैं, फिर नीचे क्या हो रहा है, गोल्ड वगैरह से जो हाईलाइट किया जा रहा है मेन हेडिंग्स को, और लास्ट में इनको बाइंड किया जा रहा है। जैसे आपकी बुक के लिए भी पहले पेपर बनता है, फिर उस पर प्रिंट किया जाता है, फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट या बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है और लास्ट में बाइंड की जाती है आपकी बुक। तो उस टाइम पे भी क्या होते थे, त्वारिक भी इसी तरीके का था। जो जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे उनकी हिस्ट्री को उसमें शामिल किया जाता था। इसके अलावा जो त्वारिक लिखते थे वो क्या होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, अलग अलग पॉइंट्स हो गए या कॉर्टियर्स दरबारी वगैरह हो गए, वो सब क्या थे, इसी में काउंट होते थे त्वारिक में, जो त्वारिक का काम करते थे। ऑथर्स में सेक्रेटरी भी हो सकता था, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता था, पॉइंट्स या कॉर्टियर्स भी हो सकते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, वो बेसिकली इसमें ऐसी चीज़ें डालते थे जो रूलर्स ने करवाई हैं, रूलर्स को वो एडवाइस देने का काम भी करते थे और वो रूलर को हमेशा ऐसी एडवाइस देते थे कि जो रूलर के लिए फायदेमंद रहे। अब हम ये समझते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस को समझते हैं कि कैसी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कि राजा अपने सोल्जर्स सैनिकों के बिना नहीं रह सकता, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर्स हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स, जो सैलरी है वो कहाँ से आती है, जो किसान होते हैं उनका जो रेवेन्यू होता है, कर होता है, उनसे मिलती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी, और जो किसान होते थे वो कब रेवेन्यू पे कर पाते थे, जब वो खुश होते थे या फिर उन्हें सारी चीज़ें मिली होती थी, खुशी होती थी उनकी। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ओनेस्ट गवर्नेंस, और वो खुश कब रह सकते थे, जब राजा उन्हें खुश रख सके या राजा उन्हें न्याय दिलाए या फिर उनके साथ ईमानदारी भरा बर्ताव करे। तो इस सर्कल ऑफ जस्टिस की भाई राजा क्या है, अपने सोल्जर्स पे डिपेंड है, सोल्जर्स सैलरी पे, सैलरी कहाँ से मिलेगी, पीजेंट से मिलेगी। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि अगर लोगों को न्याय मिलेगा, राजा लोगों के साथ न्याय करेगा, तो अपने आप सारी चीज़ें क्या होंगी, ठीक होती चली जाएंगी। जितने भी त्वारिक होते हैं, त्वारिक में जैसे आपके ऑथर्स आ गए, ठीक है, जो त्वारिक जितने भी लोग होते थे, वो जो ऑथर्स वगैरह होते थे वो कहाँ रहते थे, सिटीज़ में, शहरों में रहते थे, गाँव में बहुत कम रहते थे। वे बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी सुल्तान्स होते थे उनकी हिस्ट्रीज लिखते थे और इसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता था। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी। तो इसमें यही बताया गया था, जो ऑथर्स थे वो रूलर्स को, जितने भी शासक होते थे उनको सलाह देते थे, और उन्हें एक जो सोशल ऑर्डर होता है कि भाई अगर एक मेल मेंबर है तो उसका बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा, इस तरीके की एडवाइस वो उन्हें देते रहते थे। और बर्थ राइट से यहाँ क्या मतलब है कि भाई जहाँ जिस पीढ़ी में या फिर जिस घर में जन्म लिया है, अगला सुल्तान उसके घर का बेटा ही होगा, इस टाइप से, ठीक है। और जेंडर डिस्टिंक्शन में यही होता है कि जो जन्म के आधार पे जो भेदभाव वगैरह देखने को मिलता था, जैसे लड़का है तो लड़के को ही गद्दी पे बैठाना चाहिए, लड़की को नहीं बैठाना चाहिए, तो जेंडर डिस्टिंक्शन था। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बेगम सुल्तान, 1236 की बात है, इल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम था रजिया, वो क्या थी, सुल्तान बनती है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स। तो वहाँ पे क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिनाज सिराज, उनका यही मानना था कि भाई ये अपने जितने भी भाई हैं उन सारे भाइयों में ये क्या है, सबसे पढ़ी लिखी हो और ये इसके लायक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो रानी बनने के लिए या फिर एक शासक बनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा से मेल मेंबर शासक रहते आए हैं, तो ये कैसे शासक बन सकती है। इसलिए 1240 में क्या हुआ, उनको उनकी हत्या कर दी गई रजिया सुल्तान की। 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन किया था और गुंडे जो लोग थे उन्होंने उनको मार दिया था। आगे चलते हैं। मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, रजिया के बारे में वो क्या सोचते थे। रजिया के बारे में उनका यही मानना था कि भाई सिंपल सी बात है, वो सिर्फ यही मानते थे कि भाई जो फीमेल मेंबर्स हैं वो रानी नहीं बननी चाहिए, ठीक है, हमेशा मेल मेंबर को राजा बनना चाहिए। वो हमेशा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के पक्ष में थे कि उनका यही मानना था कि बेशक से कितना ही अच्छा काम कर ले, लेकिन भगवान ने एक क्रिएशन क्रिएट किया है, भगवान ने लोगों को बनाया है और वो लोग क्या है, सिर्फ राजा ही हैं, राजा ही हैं जो क्या कर सकते हैं, सारा कामकाज संभाल सकते हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है रजिया के बारे में।
खत्म हुआ यहाँ पे रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी, अगर रुद्र देखे तो ये मेल मेंबर का नाम लगता है और माँ देवी क्या है, फीमेल है। तो ये एक क्वीन थी, ठीक है। तो उस समय पे क्या था, इन्होंने भी शासन किया था, इन्होंने अपने पूरे राज्य को संभाला था। तो रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज कर लिया था, उन्होंने रुद्रमा देवी रख लिया था पूरा। वैसे वो मतलब उन्होंने अपना जो नाम चेंज किया वो चेंज करके रुद्रमा देवी रखा था। उसके बाद एक दूसरी क्वीन है जिसको दीदा बोला गया है यहाँ पे, जो कश्मीर में शासन करती है 1980 से लेकर 1003 तक। और उनके नाम के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि जो दीदा वर्ड है वो क्या है, दीदी से आया है। दीदी क्या होती है, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन होती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं फीमेल्स क्या करती थी, फीमेल्स हर एक जगह जुड़ी होती थी कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेल मेंबर्स, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी जो मेल्स को राजा बनाने पे या रूलर बनाने पे ज़्यादा जोर देती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।